गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आप ये देखोगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये आपको मैंने बता दिया है कि किसका पार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है या एन एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। बताइए, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है कि नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे 3 स्टेप थे। पहला वाला जो था एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड था, दूसरा वाला जो था क्रेब्स साइकिल था, ये दोनों हमने फिनिश कर दिए हैं। अब तीसरा वाला जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला आ रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे। आपने ग्लाइकोलाइसिस को देख लिया और हमारी क्रेब्स साइकिल को देख लिया, तो इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे कि कितने वहां पर एटीपी हैं, कितने वहां पे एनएडीपी निकल रहे थे, प्लस एच पॉजिटिव आयंस निकल रहे थे, कितने हमारे FeTH2 निकल रहे थे। इनके इस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। याद रखना, अपनी बैलेंस शीट बना लो आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म करने के बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि इतने एटीपी हमारे रिलीज होते हैं एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन होने में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझने से पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ये वाला किसका डायग्राम है आप बताइए। ये वाला जो डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया के इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है दोनों के बीच का, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये इनर वाला, अंदर वाला जो रीजन है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और बिल्कुल बीचों बीच लास्ट वाला जो रीजन होता है, इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर आप खाली मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये हमारे जो है पार्ट होते हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली मेम्ब्रेन को कहेंगे, दोनों के जो बीच का हिस्सा होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस उसे कहते हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर वाला जो रीजन होता है उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो हम बात करेंगे, ये किस किस के बीच में चलेगा। एक तो इनर मेम्ब्रेन को लेंगे, और एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, और हमारे जो मैट्रिक्स होती है इसको हम लेंगे। 3 पार्ट को लेंगे हम, ठीक है, ये देखेंगे। तो अब ये देखिए आप, 3 पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। मैट्रिक्स यहां पर इसको ले लें, चलो यहां पर मैं बना देता हूं। ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये है हमारा बीच वाली मेम्ब्रेन, ये है, मैं थोड़ा बड़े में बना रहा हूं उसको। ये कौन सी हमारी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये वाला जो रीजन है इनर मेम्ब्रेन के साइड वाला, इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। और ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो होगी, ये कौन सी होगी, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या कहें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम कहते हैं, ठीक है। यहां से आपने ये चीज समझ ली होगी। यहां पर हम करेंगे, देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे FMN है, यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन UQ है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि FMN है। ये देख लेते हैं हम, FMN FMN है,
यूबिक्विनोन है, यूक्यू है, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ए3 है, फेरेडोक्सिन एस है, एफईएस है। ये हमारे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं पूरा लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहानी क्या है हमारी, ये हमारे ऑक्सीसोम है, इनको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये हमारे F1 पार्टिकल्स भी, ठीक है, ऑक्सीसोम्स भी हम इनको कहते हैं। ये किसमें लगे हुए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर ऐसे निकले हुए होंगे, ऐसे निकले हुए हमारे ये होते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं। ये देखो ऐसे निकले हुए होंगे, तो ये अंदर की तरफ निकले हुए, यहाँ पे मैट्रिक्स ये है, यहाँ पर मैट्रिक्स ये है, तो अंदर की तरफ जैसे यहाँ पर इस तरह निकले हुए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे उधर निकले हुए, ऐसे इधर निकले हुए, मैट्रिक्स की तरफ, ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती है। मैं यहाँ पर सीधी लिख रहा हूँ, अलग अलग पाई जाती हैं, जैसे ये है, ऐसे इस तरह मैं बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हमारी यहाँ पर पाई जाती है। लास्ट में जो है साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 सबसे लास्ट में पाई जाती है। ऊपर से पाई जाती है वो FMN है, FMN। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। अब देखिए कहानी क्या होती है, इसका जो सार है, इसकी जो थ्योरी है वो क्या है कि यहाँ पर आपको पता है क्या रिलीज होता है, NADPH+ H ये होता है, और यहां से इनके H हाइड्रोजन आयंस ले लिए, दो हाइड्रोजन आयंस लेंगे, दो हाइड्रोजन आयंस ले लिए, H और H दो हाइड्रोजन आयंस हो गए। जब ये दो हाइड्रोजन आयंस ले लिए तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, इसका NADP, यही तो बचेगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन आयंस हमारे यहाँ पे गए, दो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर इनमें ये दो हाइड्रोजन आयंस हमारे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक, यहाँ पर आ गए, ये लिख लीजिए, दो हाइड्रोजन आयंस को यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की ऐसे दूसरे वाले से आएंगे, तीसरे वाले से आएंगे, तो हाइड्रोजन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बोले तो इस वाले एरिया में यहाँ पे ज्यादा होने लगेगी। ठीक, तो ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज करेंगे, और कहीं से जा नहीं सकते, इधर से जा नहीं सकते, ये इम्परमिएबल है, तो ये यहां से होते हुए जाएंगे, यहां से होते हुए जाएंगे, और यहाँ ये क्या है हमारा ऑक्सीसोम, इस वाले को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम में दो पार्ट होते हैं, अंदर वाला जो धसा हुआ पार्ट होता है उसे हम F0 पार्टिकल कहते हैं, और जो बाहर निकला हुआ होता है इसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं। नॉर्मल हम F1 पार्टिकल भी पूरे को कह देते हैं, लेकिन ऑक्सीसोम इसका नाम है। क्या नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इनका नाम क्या है, जो वहां पे निकले हुए होते हैं, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम है। अब दो हाइड्रोजन आयंस जब यहां से निकलेंगे तो ये गुस्सा में, तो यहाँ पे आए थे गुस्सा में यहाँ पे निकल के जा रहे हैं, क्योंकि वहीं पे जाना पड़ रहा है जहां से आई थी। अब क्या होगा, यहाँ पे एक ATPase एंजाइम होता है, वो क्या करेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, AT में, ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, ATPase एंजाइम जो यहाँ पर है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला देगा, यानी कि ADP का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट और आ रहा है, तो डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट पहले से ही है इसके पास, और एक फॉस्फेट और अगर ये ले लेगा तो तीन फॉस्फेट हो जाएंगे, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ATP यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और हमारे दो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर आ जाते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस फिर इस प्रोटीन के थ्रू यहाँ पे यूबिक्विनोन होता है, यूबिक्विनोन जैसे यहाँ पे हमारा FMN प्रोटीन था, तो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मान लीजिए,
ये इसके थ्रू जो है यहाँ पर जैसे आएंगे, ये इसके थ्रू यहाँ पर ढकेल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर फिर यही दो हमारे ये दो हाइड्रोजन आयंस आएंगे, यहाँ से ये वापस नहीं आ सकते, किस चैनल्स के थ्रू जाएंगे, हमारे ऑक्सीसोम्स के थ्रू जाएंगे। दो हाइड्रोजन ऑक्सीसोम्स के थ्रू जा रहे हैं। सेम अगेन प्रोसेस होगी हमारी एडीपी और एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, आपस में मिलकर ये क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन आयंस आएंगे, यहां की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो यहाँ इधर ढकेल देगी, तो ये हमारे हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयंस फिर इधर के थ्रू जाएंगे, तो हमारे हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर निकल जाएंगे। सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर आपस में क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। दिख तो रहा होगा, एक बार देख लें। जो हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, आनंद आ रहा। देखिए, तो यहाँ पर कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बने, एक तो एटीपी का मॉलिक्यूल ये बन रहा है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल ये बन रहा है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल ये बन रहा है। तो 3 एटीपी बन रहे हैं, 1 2 3 हो गए। अब यहाँ जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू वो हमारे कहां पर आते हैं, साइटोक्रोम A3 पर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहां हमारे कितने आ गए, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारा हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कहां से है, अरे भैया हमने सांस में जो ऑक्सीजन ली है वो अब वो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास आ रही है। तो ऑक्सीजन आई कैसे, ऑक्सीजन हमने सांस में ली, ऑक्सीजन आई। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल है, तो 2 2H, ये 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे और एक ऑक्सीजन का एटम आएगा 2H, यहाँ पे ये होगा H2O, H2O की फॉर्म हमारी यहाँ पर आएगी। H2O का मतलब ये क्या है कि 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के 2 एटम बनाए, ये हुआ, और एक ऑक्सीजन का एटम, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे एक ही तो एटम रहेगा, एक ऑक्सीजन। तो ये हमारा ये क्या बना, हमारा वाटर बना। ठीक, ये हमारा वाटर बनता है। तो एक NADP से कितने हमारे ATP बने, 3 ATP बने हमारे। ठीक है, और लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। जब उसके हाइड्रोजन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल रिसीव करता है, तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। ठीक है, ये कहानी हमारी होगी। अब हम एक और बात देखते हैं कि एक तो NADP H+H पॉजिटिव ये रिलीज हो रहा था क्रेब्स साइकिल में, अगर आपको याद हो तो एक FADH2 भी रिलीज हो रहा था, FADH2 ये भी रिलीज हो रहा था क्रेब्स साइकिल में। NADP की अपेक्षा FADH2 जो है कम पावर वाला मॉलिक्यूल है, तो FADH2 ये यहां पर आएगा। मैं यहां पर अलग बता रहा हूं FADH2 की कहानी, अब मैं NADP की नहीं बता रहा। FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां देगा, यहां देगा, तो एक ATP यहां निकालेगा और एक ATP हमारा यहां निकालेगा। तो इसका मतलब एक NADP से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से हमारे कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं, याद रखना। और इससे कितने बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। 1 NADP कितने ATP रिड्यूस करता है, 3 ATP, और एक FADH2 कितने ATP रिड्यूस करता है, 2 ATP। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था।
इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयंस ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, यानी कि फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो यानी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स। ये हमारी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कहानी हमारी होती है। और इस तरह हमारे एटीपी जनरेट होते हैं। एनसीईआरटी में अलग थोड़ा डायग्राम दे रखा है, उसे समझने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आपसे देख लें। अब एक बात देखिए कि हमारी बैलेंस शीट क्या कहती है। मेन बात आती है कि हमारे ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी मिल रहे थे, बताइए। 4 एटीपी निकल रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में, और जिसमें 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे थे। तो इसका मतलब हमें टोटल 2 एटीपी का फायदा हो रहा था, आपको याद होना चाहिए। तो देखो हम अब यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने पहले कहा था वीडियो शुरू करने से पहले कि आप अपनी बैलेंस शीट बना लेना, जिससे क्या बना ली होगी। चलो देखते हैं कितनी सही कितनी गलत है। एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस में फिर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है एटीपी क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था। 1 एटीपी तो प्रोड्यूस हो रहा था, मैंने आपको बताया था। जीडीपी से एक साइड में सक्सिनल को एंजाइम, इससे जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो वहां पे 1 एटीपी निकलता है, 1 एटीपी निकल रहा था। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, इससे 2 पायरुविक एसिड बने, पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड ये बना और एक पायरुविक एसिड ये बना, 2 पायरुविक एसिड बने। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है हमारा, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। 2 पायरुविक एसिड बने। ये हमारा फर्दर गया क्रेब्स साइकिल में गया, क्रेब्स साइकिल में गया, और इससे भी हमारी एक अलग क्रेब्स साइकिल चलेगी। ये भी हमारा क्रेब्स साइकिल में जा रहा है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 क्रेब्स साइकिल को रन करता है, 2 क्रेब्स साइकिल को रन कर रहा है कि नहीं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में हमें 2 एटीपी का फायदा होता है। यहां तक बात क्लियर है आपकी। क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे भी 1 एटीपी निकल रहा है और यहाँ पे भी 1 एटीपी निकल रहा है, तो टोटल एटीपी कितने निकले एक ग्लूकोज वाले में। जब ये भी पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में जा रहा है, ये भी पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में जा रहा है, तो 1 एटीपी यहाँ निकला इस वाली से और 1 एटीपी हमारा इस वाली से निकला। तो क्रेब्स साइकिल में 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे और 2 हमारे एटीपी डायरेक्टली निकलेंगे, ठीक। ये बात आई आपकी। अच्छा, आपको अब आता है NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये ग्लाइकोलाइसिस में कितने निकल रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस में कितने निकल रहे थे, 2 निकल रहे थे। और क्रेब्स साइकिल में कितने निकल रहे थे, एक क्रेब्स साइकिल में 3 निकल रहे थे। जब 2 क्रेब्स साइकिल चल रही है तो कितने हो गए, 3 + 3 6 हो गए। अच्छा जी, अब बात किस पे आ रही है हमारी, अब बात आ रही है FADH2 की। FADH2 को आपने देखा होगा। FADH2 की जब बात आती है तो उसके बारे में भी हम देख लें। FADH2 हमारे एक क्रेब्स साइकिल में तो निकलेंगे, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस में तो नहीं निकलेंगे।
क्रेब्स साइकिल में निकलेंगे, एक इसमें निकल रहा था और एक इसमें निकल रहा था। ठीक, अब NADPH एक और आता है NADPH प्लस H पॉजिटिव। आपको ध्यान हो तो हमने एक स्टेप बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन का, एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम का एसिटाइलेशन करना। उसमें भी हमने एक NADP निकाला था, एक NADPH। तो यहां से जब एसिटाइलेशन हो रहा था, यहाँ इसका भी एसिटाइलेशन होगा इस पायरुविक एसिड का, और इस पायरुविक एसिड का भी एसिटाइलेशन होगा, दोनों का होगा एसिटाइलेशन। यहां से भी एक NADP H और H पॉजिटिव निकलेगा, यहां से भी एक NADP H और H पॉजिटिव निकलेगा। तो एसिटाइलेशन में कितने, एक ये 1 + 1, एक ये निकल रहे थे। तो अब हम टोटल करते हैं। देखिए डायरेक्टली NADP कितने निकले, NADP H प्लस H पॉजिटिव कितने निकले, 2 यहां से निकले, 6 क्रेब्स साइकिल में, 8 और 2 10 हमारे प्रोड्यूस हुए। ठीक, FADH2 कितने निकले, 1 + 1, FADH2 ये कितने निकले, 2, 1 + 1। और ATP कितने निकले ग्लाइकोलाइसिस में, 2 और 2 हमारे क्रेब्स साइकिल में, 4 निकले हैं। आप देखिए कहां एक NADPH प्लस H पॉजिटिव से कितने ATP बनते हैं, NADPH प्लस H पॉजिटिव से 1 2 3 3 ATP बन रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 3 से कर देंगे। टोटल कितना हुआ, 30 ATP यहां से निकले इससे। एक FADH2 से कितने निकलने थे, यहां से FADH2 जाएगा तो एक ये वाला निकलेगा, एक ये वाला निकलेगा, यानी कि 2। जब 2 FADH2 हैं तो एक FADH2 से 2 ATP निकल रहे हैं, और हमारे टोटल FADH2 2 निकल रहे हैं, क्योंकि एक FADH2 इस वाली क्रेब्स साइकिल में निकलेगा और एक FADH2 इस वाली क्रेब्स साइकिल में निकलेगा। तो ये टोटल ATP जो बनाएगा 4 ATP बनाएगा, और 4 ATP हमारे डायरेक्ट ही मिल रहे थे। अब देखिए कहानी क्या होती है, टोटल ATP कितने हो जाते हैं हमारे, 38 ATP हो जाते हैं। एक कंप्लीट ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, इस ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में टोटल कितने ATP निकल रहे हैं हमारे, 38 ATP निकल रहे हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है, टोटल हमारा हिसाब किताब ये है, यानी कि ये लार्ज अमाउंट में हमारी एनर्जी निकल रही है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा बैलेंस शीट थी। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी हमारी कंप्लीट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है 3 में स्टार्ट किया गया था। पहला वाला कौन सा है, एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम। ये दूसरा वाला कौन सा है, क्रेब्स साइकिल। तीसरा वाला कौन सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन था, और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहे थे, 38 ATP मिल रहे थे, वाटर मिल रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है वाटर में और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।